शाम ढाले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंग्यकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम ढाले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंग्यकारों की खास सौगात। नमस्कार आप सभी को, मैं माहिया आपके साथ हूँ और आप जुड़ चुके हैं एक खास कार्यक्रम से, व्यंग के रंग प्रभात के संग। और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात गोस्वामी जी। और आज जो हमसे जुड़े हैं उन मेहमान का नाम है वरिष्ठ व्यंग्यकार अरुण अर्णव खरे जी। स्वागत करती हूँ आप सभी के सामने। अभी जो हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात गोस्वामी जी का, आपका सर स्वागत करना चाहूँगी बॉक्स एफएम पर। मैं तो खुद ही मेज़बान हूँ और फिर भी स्वागत कर रहे हो तो अच्छा लगता है। जी मुझे लगता है कि जो हमारे आज के मेहमान हैं एक बार उनका भी वेलकम किया जाए, उनका परिचय सभी को बताया जाए। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन साहित्य के मैकेनिज्म को भी उसी शिद्दत से समझते रहे। कहानी, कविता, उपन्यासों के साथ व्यंग जगत में भी आपकी खासी पहचान बनी। 24 मई 1956 को पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे में जन्मे, भोपाल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और लोक स्वास्थ्य विभाग में मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद भी आप निरंतर साहित्य से भी जुड़े रहे। आपके व्यंग संग्रहों में हैशटैग और मैं, उफ ये ऐप के झमेले, एजी ओजी लोजी इमोजी, मेरे प्रतिनिधि हास्य व्यंग, डियर तुम बुद्धू हो जैसे चर्चित व्यंग संग्रहों के साथ अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। कोचिंग एंड कोटा और पानी का पंचनामा जैसे चर्चित उपन्यासों के साथ साथ आपने कविता, मुक्तक, कहानी, लघु कथा जैसी विधाओं में बेहतरीन लेखन किया। आप खेल लेखक के रूप में भी खासे चर्चित रहे। आपके खेलों पर भी 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें ओलंपिक खेलों के इतिहास जैसी पुस्तक शामिल है। आपने अनेक साहित्यिक कृतियों का संपादन भी किया। व्यंग विधा के लिए डॉक्टर सुनील सिंह स्मृति गुफ्तगू सम्मान अर्जित करने वाले आज के मेहमान ने अमेरिका, मॉरिशस में काव्य पाठ भी किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश के सुपरिचित व्यंग्यकार, कवि, कहानीकार श्री अरुण अर्णव खरे की। आज के व्यंग विमर्श से कई निष्कर्ष निकल कर आएंगे। स्वागत है अरुण अर्णव खरे साहब का। सो इन्हीं तालियों के साथ में अरुण सर का हम लोग स्वागत करते हैं बॉक्स एफएम पर। नाउ ओवर टू यू प्रभात सर। शुक्रिया माहिया। और आज के हमारे ख़ास मेहमान अरुण अर्णव खरे से बातचीत का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। स्वागत है अरुण जी। हाँ, शुक्रिया प्रभात जी। कैसा लग रहा है हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल होकर आपको? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि इस नए माध्यम से, आपके माध्यम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। मैं इस कार्यक्रम बॉक्स एफएम की पूरी टीम को अपनी तरफ से शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझको इस कार्यक्रम में बुलाया और इससे जुड़ने का अवसर दिया। जी जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज आप अपने कीमती समय में से कुछ समय हमको दे रहे हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा, अचानक एक मशीनी सोच के बीच साहित्य के मैकेनिज्म को आपने कैसे और कब समझा? प्रभात जी, ये प्रश्न आपका थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति अगर मशीन हो जाएगा तो वो उसमें न संवेदनशीलता रहेगी, न सामाजिकता रहेगी, न साहित्य की प्रति रुचि रहेगी। और तो आदमी इंजीनियर हो सकता है, मशीनों के बीच में रह सकता है, लेकिन उसकी सोच मशीनी नहीं हो सकती और होना भी नहीं चाहिए। अगर सोच मशीनी हो जाएगी तो संवेदनाओं को समझने की सारी काबिलियत ही उसमें विकसित कभी नहीं हो पाएगी। मशीन केवल ऑन और ऑफ की भाषा समझती है, जो उसको ऑपरेट करता है उसके इशारों पे चलती है वो। और मशीन जिस खास चीज के लिए डिजाइन की जाती है वही
काम परफॉर्म करती है, जबकि व्यक्ति मशीन नहीं हो सकता। व्यक्ति खुद मशीनों का निर्माण करता है और व्यक्ति की सोच अपनी अलग रहती है। अगर मशीन सोच हो जाएगी तो वो कोई भी सृजन का काम ऐसा नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात आपने की है, तो इंजीनियरिंग करने का एक लाभ जरूर मुझे, जिसमें मुझे मशीनी सोच हटा कुछ इनोवेटिव सोचने की काबिलियत दी है। तो इस मायने में इंजीनियरिंग का लाभ मेरे को मेरे लेखन में भी मिलता रहा है जी। तो मैं नहीं सोचता कि व्यक्ति मशीनी सोच किसी व्यक्ति की होना चाहिए या हो सकती है। जी 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 बिल्कुल। अरुण जी, एक सवाल और जो अक्सर हम पूछते हैं कि किसी भी लेखक के लिए पहली रचना लिखना और पहली रचना छपने के बीच की जो कश्मकश होती है, उसके बारे में अगर आपको कुछ याद हो तो हमें बताइए। मैं एक बुंदेलखंड के साहित्य परिवार से आता हूँ, जिसका बुंदेलखंड के एरिया में काफी मान सम्मान है। मेरे जो ताऊ जी थे उनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है उसमें। तो साहित्य से जुड़ाव तो मेरा बचपन से था और उनके बीच में रहते हुए ही साहित्य की रुचि डेवलप हुई। और मैं जब 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो साहित्य बननी करने लगा, तो मैं तो कभी शब्द के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन 10वीं में पहली बार मेरी कुछ कविताएं से समाचार पत्र निकलता है दैनिक जागरण, तो उसमें छप गई। तो मैंने तो देखी थी, कोई हमको बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी उस समय कि भाई कविताएं सकती या इस लायक होंगी कि अखबार में पा सके, लेकिन वो प्रकाशित कर दी गई। और जब हमको पता लगा तो निश्चित रूप से ये अप्रत्याशित था हमारे लिए, क्योंकि जिस चीज की अपेक्षा नहीं थी वो चीज हमको मिल गई थी। तो कसमकस जैसी कोई अनुभूति हमको उसमें नहीं आई कि हमने कुछ लिखा है और छप क्यों नहीं रहा, इस तरह की कोई बात हमारे साथ तो नहीं घटी। और पहला व्यंग मैंने 1971 में लिखा, मैं 10th 11th में था। तो वो भी इत्तेफाक से पहला व्यंग भी कलकत्ता की मैगजीन में छप गया था। अच्छा जी, आपकी वैसे प्रथमतः पहचान तो एक कहानीकार के रूप में हुई, फिर आपने कविताएं भी लिखी, आपने व्यंग्य भी लिखे, आपके उपन्यास भी हैं, मतलब आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। तो मैं ये सवाल आपसे करूं कि इतनी सारी विधाओं में, क्योंकि हर विधा का एक अलग तेवर होता है, एक अलग कलेवर होता है, एक अलग भाषा होती है, तो आप इस सब के बीच में एक समन्वय कैसे कर पाते हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि शुरुआत तो कविताई तो बंदी से हुई, करता रहा। इंजीनियरिंग में जब चला गया तो वो सब चीजें बंद हो गई, पीछे छूट गई, क्योंकि सामने इंजीनियरिंग आ गया, पहली प्रायोरिटी इंजीनियरिंग हो गई। तो वो पढ़ना है तो कुछ लेखन से उस समय दूरी बन गई। ये फिर दूरी काफी समय तक साथ में चलती रही। जब फिर से लिखना शुरू किया, बीच में मैं पढ़ता बहुत रहा, जो भी पढ़ने को मिलता था मैं पत्रिकाएं पढ़ता रहा, और जो भी अच्छे लेखकों की किताबें कहीं दिख जाती थी तो मैं खरीद लेता था, तो उनको पढ़ता रहा। तो पढ़ने का तारतम्य तो बना रहा, लेकिन लिखना उस बीच में बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। जब लिखना शुरू किया, कुछ कहानियां हमने लिख के रखी थी, ब्लॉग जैसे आते थे विचार तो मैं नोट कर लेता था, कुछ लिख लिया, कुछ अधूरी रह गई, तो जब भी समय मिला तो उनको पूरा किया, फिर से रीराइट किया। तो कहानी, हालांकि सबसे पहले व्यंग छपा हमारा, लेकिन सर्विस टाइम में हमने कहानियों पर ज्यादा काम किया। जी जी, बहुत सारी कहानियां उस समय लिखनी, प्लॉट बना लिया कि ये किस तरह से लिखना है, ये खत्म होगी, उस समय अधूरी रह गई, बाद में उनको पूरा किया जी। और मेरा मानना है कि जब विचार आता है मन में, तो वो ही विचार एक विधा भी निर्धारित कर देता है, विचार को किस विधा में ले जाना है। तो वैसा हर जो कई विधाओं में लिखता है, वो हर एक लेखक के सामने ये दुविधा आती होगी। दुविधा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इस तरह की परिस्थिति आती होगी, लेकिन वो उसमें से रास्ता निकाल आता है कि विचार की विधा भी निर्धारित कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए कि आज बुधवार है, बुधवार की शाम व्यंग के नाम होती है। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं भोपाल से वरिष्ठ व्यंगकार अरुण अर्णव खरे। अगर आप भी उनसे कोई सवाल करना चाहें तो 73399096 पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखिए। हम आपके सवाल को अरुण जी तक पहुंचाएंगे और उसका जवाब दिलाने का प्रयास भी करेंगे। कार्यक्रम का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े इससे पहले आइए हम सुनते हैं अरुण अर्णव खरे जी का एक व्यंग्य, महापुरुष का प्रादुर्भाव।
आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। हमारे हीरो मुरारी लाल जी की आदत है कि वो हर रात कोई ना कोई सपना जरूर देखते हैं। जो बात उन्हें व्याकुल करती है या उनके दिल को छू जाती है, उस रात उनके सपने भी उसी के इर्द गिर्द होते हैं। किसी की मैयत में जाएं तो नरक यात्रा पर निकल लेते हैं, कोई फिल्म देखकर लौटें तो आलिया भट्ट के साथ रोमांस के मूड में आ जाते हैं, कोई सनसनीखेज खबर पढ़ें तो जेम्स बॉन्ड का किरदार उनके अंदर हिलोरे मारने लगता है। कहने का आशय यह है कि उनके सपनों की रेंज बड़ी व्यापक है। बस आप कोई भी विषय उन्हें पकड़ा दीजिए। अब चूंकि बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं तो वो भी अपने जमाने के इम्तिहान काल में पहुंच गए। क्या समय था वह, और कितने विलक्षण थे मुरलीधर मास साहब। 5वीं में पढ़ते थे तो हिंदी के पेपर के लिए सोटे मार मार कर उन्होंने बापू पर ऐसा निबंध रटाया कि 5वीं से लेकर 8वीं तक हर साल वह महापुरुष की जीवनी पर वही निबंध पेलाते थे। बुंदेलखंड में पेलना शब्द गरिमा में समझा जाता है। पेपर के अच्छे जाने पर लड़के के मुंह से पेल दो शब्द सुनकर माँ बाप के चेहरे पर आज भी असीम संतोष का भाव उभर आता है। मुरारी जी के चेहरे पर भी आज वही संतोष वाला भाव है। अब न मुरलीधर जैसे मां साहब रहे और न उन जैसा बापू पर निबंध लिखाने वाला। धीरे धीरे प्रश्न पत्र से महापुरुष की जीवनी गायब हो गई। मुरलीधर मां साहब की जगह मुरली सर ने ले ली। सोटा संग्रहालय की वस्तु हो गया। निबंध के लिए नए नए विषय खोज लिए गए। पर इस साल की परीक्षा में गजब हो गया। वर्षों बाद महापुरुष की जीवनी पर निबंध आ गया। मुरारी जी की बाँछें खिल गईं। मन उत्साह से उफनाया जा रहा था। सोच रहे थे काश वो बच्चे होते और उन्हें निबंध लिखने को मिल जाता तो वो फिर से वही बापू वाला निबंध पेलाते। इतने वर्षों बाद भी बापू का निबंध उन्हें ज्यों का त्यों याद है। लिखने बैठे तो मजाल है कि एक पंक्ति भी इधर से उधर हो जाए। ये देखकर मुरलीधर मास साहब की आत्मा कितनी गदगद होगी, ये सोचकर वह स्वयं भी गदगदा कर दोहरे हुए जा रहे थे। सपने में मुरारी जी अपने पुराने स्कूल की ओर दौड़े जा रहे थे। रास्ते में सब कुछ बदल चुका था। न पहले जैसी खुली जगह थी और न ही छोटे छोटे टपरेनुमा घर। उन्हें लगा शायद गलत राह पकड़ ली है उन्होंने। एक सज्जन को रोककर पूछा, गांधी उद्यान किस ओर है? मुझे उसके पास वाले स्कूल में जाना है। गांधी उद्यान का तो पता नहीं, पर उस ओर नाथुराम पार्क के पास एक स्कूल जरूर है, आप वहां पता कर लीजिए। उन सज्जन ने दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। मुरारी जी ने देखा कि ये तो वही स्कूल है, बस पार्क का नाम बदल गया है। अब वो उसी कक्षा के बाहर मंडरा रहे थे जिसमें महापुरुष पर निबंध लिखने को आया था। वो बेचैन हुए जा रहे थे कि किसी तरह बच्चों की कॉपी देखने को मिल जाए। उन्हें बापू पर लिखे निबंध की एक एक पंक्ति याद आ रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि बच्चे बापू पर ही निबंध लिख रहे होंगे। बापू से बेहतर और कोई महापुरुष निबंध का विषय हो ही नहीं सकता। देश को स्वतंत्र कराने वाले, अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत से दुनिया को परिचित कराने वाले, हरिजन कल्याण और समाज में समता के लिए अतुलनीय कार्य करने वाले तथा पूरी दुनिया में सम्मान और श्रद्धा के पर्याय हो चुके बापू के अलावा और कौन है जिस पर निबंध लिखा जा सके? नोबेल पुरस्कार समिति तक खुद को दोषी मानती है कि उसने बापू जैसी दिव्य आत्मा को नोबेल ने देकर भारी भूल की है। यूएन ने अपने हेडक्वार्टर के बाहर पार्क में उनकी प्रतिमा ससम्मान स्थापित कर उनके प्रति अपना आदर दर्शाया है। कुल मिलाकर सार की बात यह थी कि मुरारी जी की नजर में महापुरुष पर निबंध के लिए बापू के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता था। पहला बच्चा जो ही अपनी कॉपी जमा करके बाहर निकला, मुरारी जी परीक्षा कक्ष के अंदर जा पहुंचे। ड्यूटी मास्टर से अनुरोध कर उन्होंने उस बच्चे की कॉपी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और सीधे निबंध वाले पेज पर आ गए। बच्चे ने लिखा था, वैसे तो हमारे देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं, पर पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप और फेसबुक की कृपा से हमें एक और महापुरुष के बारे में पता चला है। हमने इनके बारे में पहले से भी सुन रखा था, पर ये इतने पहुंचे हुए महापुरुष हैं, इसका भान हमें हाल ही में हुआ है। बीती 30 जनवरी को अनेक स्थानों पर उनके कटआउट लगाए गए थे और अदालत के सामने दिए गए उनके वक्तव्य की सीडी पता नहीं कहां से निकलकर व्हाट्सएप के हर समूह में गूंज रही थी। पता चला कुछ पैसे पाकिस्तान को देने के मुद्दे पर वो काफी व्यथित थे। हालांकि जब अंग्रेज देश की संपदा को लूटकर अपने देश ले जा रहे थे तब वह व्यथित नहीं हुए थे, पर व्यथित होना उनके स्वभाव में था, तो देर आए दुरुस्त आए वाले भाव से वे पाकिस्तान वाले मामले को लेकर व्यथित हो गए। एक परम राष्ट्रवादी के लिए यह अखरने वाली बात थी कि उनके मुल्क का अंग्रेजों से बचा हुआ पैसा पाकिस्तान को दिया जाए। बस यही बात उन्हें बुरी तरह अखर गई और इसी उत्तेजना में उन्होंने शांतिदूत के सीने में गोलियां उतार दी। वो कायर नहीं थे, इसलिए गोली चलाने के बाद भी भागे नहीं और लोगों द्वारा धर लिए गए। अब उनके मंदिर बनाए जाने की भी चर्चा होने लगी है। इतिहास में उनके प्रखर राष्ट्रवादी होने का फिलहाल इतना ही जिक्र मिलता है। उन्होंने कभी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया हो, कभी जेल गए हों या किसी अंग्रेज को मारा हो, ऐसा कोई उदाहरण अब तक सामने नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा। कहना जल्दबाजी होगा। इतिहास पुनर्लेखन की प्रक्रिया अभी चल रही है। मुरारी जी निबंध पढ़कर सदमे में है।
और मुरलीधर मास साहब को कोस रहे हैं कि वो अपनी विरासत अपने साथ ही क्यों लेकर चले गए, किसी और मास साहब को ये हुनर क्यों नहीं सिखा गए। महापुरुष का प्रादुर्भाव। अरुण अर्णव खरे जी के इस व्यंग को आवाज दे रहे थे बॉक्स एफएम के हमारे साथी गोपेश कौशिक। और श्रोताओं, जैसी हमारी परंपरा रही है कि हम जो हमारे मेहमान होते हैं उसका व्यंग सुनते हैं और उसके बाद उस पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी भी सुनते हैं। आज की समीक्षात्मक टिप्पणी लेकर आ रहे हैं हमारे साथ जयपुर के वरिष्ठ व्यंगकार यशवंत कोठारी जी। प्रसिद्ध व्यंग्यकार अरुण अर्णव खरे का यह व्यंग्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज के समय में जब व्यंग्य के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है तो अरुण अर्णव खरे का यह व्यंग्य एक प्रतीकात्मक और प्रतिनिधि व्यंग्य के रूप में हमारे सामने आता है। महात्मा गांधी का बिंब लेकर के अरुण अर्णव खरे ने लेख और निबंध के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि व्यंग्य किस प्रकार से उभारा जा सकता है। समय के साथ साथ व्यंग्य में जो परिवर्तन आए हैं वे भी इस महत्वपूर्ण व्यंग्य में दृष्टिगोचर होते हैं। अरुण अर्णव खरे के कई व्यंग्य और कई पुस्तकें मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। यह व्यंग्य रचना उनके प्रतिनिधि हास्य व्यंग्य नामक संकलन में भी उपस्थित है। उनका एक महत्वपूर्ण व्यंग्य उपन्यास जल मिशन से संबंधित भी है। इस व्यंग्य में अरुण अर्णव खरे बताते हैं कि किस प्रकार लोग बाग अपने निहित स्वार्थों के लिए किसी भी महापुरुष को या किसी भी सामान्य व्यक्ति को किस प्रकार बदलने की क्षमता रखते हैं। अरुण अर्णव खरे हमारे समय के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं, इसलिए उन्होंने जो कुछ इस व्यंग्य के माध्यम से बताने की कोशिश की है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार है। बच्चे के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि नई पीढ़ी को किस प्रकार से भ्रमित किया जा सकता है। अरुण अर्णव खरे इस बात में भी सफल हैं कि वे व्यंग्य को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अरुण अर्णव खरे को इस महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रभात गोस्वामी तथा रेडियो मंच के माध्यम से अपना संदर्भ प्रस्तुत करता हूँ। मैं आभारी हूँ बॉक्स एफएम का और प्रभात गोस्वामी का। अरुण अर्णव खरे को और ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं। वे और बेहतर उपन्यास, कहानी और व्यंग्य लिखें, यह मेरी उनसे गुजारिश है। नमस्कार। यशवंत कोठारी, जयपुर। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है एक बार पुनः। अरुण जी, बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। हर लेखक के जीवन में कोई न कोई उसका आदर्श होता है। आपके इस लेखकीय जीवन में कौन आपके आदर्श रहे और क्या कभी उनकी भाषा शैली या कोई असर आपकी रचनाओं में भी आपको नजर आया? सच कहूँ प्रभात जी, ये आदर्श शब्द जो है ना मुझको बहुत डराता है। किसी को आदर्श बनाना मतलब मुझको ऐसा लगता है कि उसका लोगों की नजर में पिछलग्गू कहलाना हो जाता है। ये जरूर है कि मैंने बहुत पढ़ा और बहुत सारे लोगों ने मुझको प्रभावित भी किया। केवल व्यंग की बात करें तो जब मैं स्कूल में था, मेरी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनके लिए मैं लाइब्रेरी से किताबें लाया करता था जी। तो उन शुरू में तो केवल मैं किताबें लाने का ही काम करता था, लेकिन कभी कभी लगने लगा कुछ पन्ने पलट लूं, कुछ पन्ने पलटे, एक आध बार कुछ 2-4 पेज पढ़ लिए उनके, तो आनंद आने लग गया। तो फिर मैंने उन किताबों में कभी कभी पढ़ने लग गया। तो शुरुआती दौर में एक जीपी श्रीवास्तव लेखक हुए हैं, नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे। वो बहुत अच्छे हास्य नाटककार और उनकी कुछ हास्य उपन्यास भी हैं, तो उनको पढ़ते हुए बड़ा आनंद आता था। एक लतखोरी लाल उनका उपन्यास था, उसका कथानक तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही मजेदार उपन्यास, जो हास्य उपन्यास था, तो काफी पढ़ने में आनंद आया। तो एक शौकत थानवी की किताबें कुछ उस समय पढ़ी, वो भी बहुत अच्छा लिखते थे, उनको पढ़ करके भी बहुत आनंद आया। पढ़ने का चस्का लगा तो प्रेम जन्मेजय जी को भी पढ़ा, हरीश जी को भी पढ़ा, सुभाष चंद्र जी को भी पढ़ा, अरविंद तिवारी जी को भी पढ़ा। तो इन सबके लेखन ने अपने अपने स्तर पे छाप छोड़ी, लेकिन लिखने की शैली
सबकी अलग अलग थी और हर लेखक की शैली, वो मेरा मानना है कि लेखक अपनी शैली खुद इजाद करता है जी। वो किसी की नकल करके वो बहुत ज्यादा लेखक आगे बढ़ भी नहीं सकता है, तो उसे शैली अपनी ही विकसित करना पड़ती। तो मेरी शैली मेरी अपनी विकसित की हुई शैली है। मेरे विषय थोड़ा और लोगों से अलग भी हैं, अलहदा विषय हैं, तो वो जब अलहदा विषय हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा अलग ढंग से करना। तो कुल मिला के मुझको प्रभावित बहुत लोगों ने किया, उनका लेखन पसंद आया, लेकिन उनमें से किसी को मैं कहूँ कि मेरा आदर्श है, तो ये स्थिति मैं नहीं देखता हूँ। जी जी बिल्कुल। आपके जो व्यंग्य के विषय हैं अधिकतर तकनीक के पर आधारित हैं, कहीं इसके पीछे आपका वो जो एक अभियंता वाला सोच है वो तो काम नहीं करता? ऐसा कह सकते हैं प्रभात जी, इंजीनियरिंग होने से तकनीकी विषयों के प्रति मेरा रुझान तो है, और ऐसे विषय लिखने वाले भी कम हैं, क्योंकि इस तरह की विसंगतियां हैं तकनीकी क्षेत्र की भी, जो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन लोग उनकी गहराई में नहीं उतर के सोचते हैं। कि अब उदाहरण के लिए आप ये देख लीजिए कि जैसे एप्स हैं, हर एक के मोबाइल में आजकल इतने एप्स होंगे कि शायद उनके बारे में उसको खुद पता हो, लेकिन इन एप्स की भी अपनी आप में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। आप कितने पासवर्ड याद रखेंगे, कहाँ आपने इनको उपयोग किया, कहाँ दे दिया, आपकी जानकारी कहाँ नहीं पहुंच गई, आपकी व्यक्तिगत जानकारी कितने लोगों के हाथों में है। तो ये सब विसंगतियां हैं, इन पे लिखा जाना चाहिए। मैंने कोशिश की ऐसे विषयों को, ऐसी विसंगतियों को पकड़ूं, लोगों को नजर में लाऊं, थोड़ा सावधानी बरतें, ऐप का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे एक तादाद में बिठाते हुए करें, उनके त्यागे नहीं, क्योंकि उनको त्यागना संभव भी नहीं है। ये ऐसे विषयों पर मुझको लिखना अच्छा लगता है, और निश्चित रूप से इसमें इंजीनियरिंग करने का एक योगदान तो है। सो इस बातचीत के कार्यक्रम को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ लोग हमसे जुड़ चुके हैं जो अरुण सर से बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन है, जरा उनसे सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं रायपुर से व्यंगकार राजशेखर चौबे। आज व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हमारे लेखक साथी श्री अरुण अर्णव खरे जी आप सबसे मुखातिब होंगे। अरुण जी से मेरा परिचय तब हुआ जब अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई थी। फिर भी लगता है कि हमारी दोस्ती दशकों पुरानी है। लेखन के क्षेत्र में उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। उनके 4 कहानी संग्रह, 4 व्यंग संग्रह, 2 उपन्यास और खेल पर 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। वे अच्छे कहानीकार हैं या अच्छे व्यंगकार, यह बताना उतना ही कठिन है जितना यह बताना कि वे अच्छे इंसान हैं या अच्छे अफसर। अट्टहास के एक अंक में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के व्यंगकारों के व्यंगों को शामिल किया जाना था। इसका संपादन अरुण जी कर रहे थे। इसी सिलसिले में उनसे पहली बार बात हुई थी। उनसे मेरी पहली मुलाकात उनके द्वारा अपने माँ पिता की स्मृति में आयोजित शांति गया सम्मान समारोह में भोपाल में हुई थी। उनके उपन्यास कोचिंग@कोटा को हमारी संस्था हिंदी साहित्य एवं व्यंग संस्थान द्वारा हिंदी साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। यह प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक उपन्यास है। उन्होंने कविता, कहानी, लघु कथा और व्यंग लिखे हैं और लगभग सभी क्षेत्रों में सफलता अर्जित की है। हम उन्हें मुख्यतया व्यंगकार के रूप में जानते और पहचानते हैं। मुझे उनके कई व्यंग पसंद हैं, जैसे आप कैसे बने करोड़पति, झूठ के प्रयोग, पुनर्स्वान भव, आंसू बचाइए साहब, पी राधा और मैं। सोशल मीडिया की विसंगतियों पर उनका एक व्यंग संग्रह भी है, डियर तुम बुद्धू हो। इसमें एजी, ओजी, लोजी, इमोजी, टैग बिना चैन कहाँ रे, फेसबुकी मित्र और साहित्यिक विमर्श, पी राधा और मैं जैसे व्यंग सम्मिलित हैं। उनका पानी का पंचनामा उपन्यास भी व्यंगात्मक शैली में लिखा गया है। इन सब से बढ़कर श्री अरुण अर्णव खरे जी अपने उपनाम के अनुरूप एक खरे इंसान हैं। उनकी सहृदयता और सज्जनता उनके लेखन में भी दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि इतने कम समय में ही उन्होंने लेखन में इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। भविष्य में वे इससे बेहतर लेखन करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उन्हें हम सबकी शुभकामनाएं। बॉक्स FM रेडियो प्रभात गोस्वामी जी व सभी श्रोताओं का आभार। धन्यवाद जी। सो हम बढ़ते हैं अब हमारे अगले संदेश की तरफ। दयाराम वर्मा, जयपुर से। अरुण अर्णव खरे जी से मैं वर्ष 2018 से संपर्क में हूँ, तब जब मैं भोपाल पदस्थ था। उस समय वे कोटा@कोचिंग नामक उपन्यास की तैयारी कर रहे थे। इस उपन्यास में आपने कोटा में गलाकाट प्रतिस्पर्धा में जुटे युवाओं की एक प्रेम प्रसंग के माध्यम से छटपटाहट
घुटन और तनाव का अत्यंत मार्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण किया है। इस चर्चित उपन्यास के अलावा मुझे खरे जी के 2 व्यंग्य संग्रह हैशटैग और मैं और AGOG लोजी इमोजी और एक कहानी संग्रह पीले हाफ पैंट वाली लड़की को पढ़ने का अवसर मिला। मैं यहाँ इनकी एक व्यंग्य रचना चयन का चकल्लस के कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूँ, जिसमें क्रिकेट टीम के चयन की तर्ज पर साहित्यकारों की साहित्य प्रेसिडेंसी नामक एक टीम बनाई जाती है। संवाद शैली में व्यंग्य की धार देखिए। ठीक है, ओपनिंग के लिए 2 मंचीय कवि रख लेते हैं, एक श्रृंगार और एक वीर रस का। वीर रस के कवि से गेंदबाजी भी करवा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये दोनों नहीं चलेंगे। श्रृंगार वाले तो आज तक आंखों और पलकों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बाउंड्री के बाहर गेंद खाक मार पाएंगे, फिर मैदान में चीयर लीडर्स भी होंगी। यदि जनाब उन पर मोहित हो गए तो उन्हें कवियत्री बनाकर मंच पर स्थापित कर देने का प्रलोभन लेकर पहुंच जाएंगे और पहली गेंद पर ही झंडे गाड़ने के स्थान पर डंडे उड़वा के आ जाएंगे। इनकी रचनाएं समसामयिक विषयों को न केवल व्यवहारिक बल्कि आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखती हैं। भाषा, शैली और संवाद में सहजता और सरलता लिए हुए आपकी रचनाएं पाखंड और विद्रूपताओं पर लगातार तीखे प्रहार करती हैं। तो ये थे दयाराम वर्मा जी जो अपनी बात कह रहे थे। जी, सो हम बढ़ते हैं अब हमारे अगले संदेश की तरफ। बॉक्स FM के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। व्यंग्यकारों से संवाद की इस कड़ी में आज के मेहमान हैं श्री अरुण अर्णव खरे जी, जिनकी पहचान व्यंग्यकार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में है। का कोचिंग एट कोटा उपन्यास काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसमें कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की मनः स्थिति का चित्रण किया गया था। साहित्य की नई पीढ़ी को पढ़ना, उन्हें प्रोत्साहित करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। वे वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ होकर सरल भी हैं। इस साक्षात्कार के लिए मेरी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः स्वागत है अरुण जी आपका। अरुण जी, आप कथाकार भी हैं, आपने बहुत कुछ काम किया है कहानियों पर, कथाओं पर। क्या आपको लगता है कि व्यंग्य में बहुत कम लोग हैं जो कथा शैली में व्यंग्य लिखते हैं? अधिकांश व्यंग्य रचनाओं में आजकल वो कथा शैली का अभाव दिखाई देता है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे 2-3 कारण मुझको नजर आते हैं प्रभात जी। पहली बात तो यही है कि आजकल के जो व्यंग्यकार हैं वो तुरंत छपना चाहते हैं। तुरंत छपने के लिए सबसे सुलभ साधन जो है दैनिक अखबार है। वहाँ शब्द सीमा निर्धारित है, 600-700 शब्दों के भीतर आपको रचना लिखनी है, तो तभी वो छपेगी, जगह पाएगी। जब आप छपने के उससे कोई रचना लिखेंगे तो उसमें व्यंग कथा या हास्य कथा तो लिखी नहीं जा सकती 500-600 शब्दों में। तो एक कारण तो मुझको ये नजर आता है कि क्या अखबारों को मद्देनजर रख करके बहुत सारे लेखक अपना लेखन कार्य कर रहे हैं। दूसरी, पहले धर्मयोग या हिंदुस्तान, सरिता, कई बड़ी बड़ी मैगजीन थी जो साप्ताहिक आती थी, कुछ मासिक आती थी, उनमें भी व्यंग का कॉलम एक हमेशा नियमित रूप से आया करता था। तो वो बड़े व्यंग उनमें छपते रहते थे। ये सब पत्रिकाएं बंद हो गई, तो बड़े व्यंग लिखने का एक किस्म से लोगों में रुझान भी घट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यंग कथाएं नहीं लिखी जा रही। सुभाष चंद्र तो व्यंग कथाओं के कहना चाहिए मास्टर हैं। वो व्यंग कथाएं ही अधिकतर लिखते हैं। अरविंद तिवारी जी ने भी व्यंग कथाएं लिखी हैं, बहुत अच्छी व्यंग कथाएं लिखी हैं। और 1-2 नाम और भी याद आते हैं, जैसे अनुज खरे को आप जानते हो, अश्विनी कुमार दुबे भी हैं, जिन्होंने कथा शैली में काफी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो ये जरूर है कि जितनी मात्रा में व्यंग लिखे जा रहे हैं, व्यंग कथाएं या उतनी मात्राओं में नहीं लिखी जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए छपने के लिए स्थान बड़े सीमित हो गए हैं। मुझको मुख्य कारण तो यही नजर आता है, इसलिए लोगों की नजर में नहीं आ रही। तो संग्रह व्यंग कथाओं के आ भी रहे हैं, तो वो उनमें पढ़ेंगे तो व्यंग कथाओं का आनंद मिलेगा, आएगा। लेकिन ये सही बात है कि जिस हिसाब से कहानियां और कविताएं लिखी जाती हैं, व्यंग कथाएं अभी उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं लिखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज व्यंग के रंग
प्रभात के संग कार्यक्रम में आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमें और बहुत बेहतरीन बातचीत हुई। निश्चित रूप से आपकी बातचीत सुनकर हमारे श्रोता भी खुश हुए होंगे और वो व्यंग्यकार साथी भी जो अभी लिखने की प्रक्रिया में है, लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं इन दिनों, तो वो भी आपसे काफ़ी प्रेरित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।